अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें हैं जी, अपडेट्स हैं, बड़ी धमाकेदार चीज़ें हैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है सैटरडे का, क्योंकि एहतजाज का ऐलान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की। इससे पहले भी एक दफ़ा किया गया था लेकिन वो फिर मौखर करना पड़ा। इस दफ़ा क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस किस शहर में एहतजाज होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। खान साहब ने जेल से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भेजा है और ये मैसेज किसके लिए है, खान साहब के इस मैसेज को किसने पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, आपके साथ शेयर करेंगे। मौलाना साहब फुल मूड में हैं और उन्होंने एक और डोज दी है और इस दफ़ा जो डोज है उसमें किस किस पर्दा नशीं के नाम आए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं। एक अहम रिहाई मिल गई है, जैसे मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि बज़ाहिर लगता है कि अब जेलों के दरवाजे खुलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब असीरान रिहा हो जाएंगे और ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। एक और कारकुन को रिहाई मिल गई है। इसके साथ साथ जनाब पीर पगारा साहब ने जीडीए के तहत जो आज ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उसमें उनकी तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस तकरीर की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी मैं। और आखिर ये बनाएगा कौन हुकूमत, ये मौमा अब जो है और ही उलझता नज़र आ रहा है और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के बाद पीएमएल-एन भी नहीं चाह रही कि वो हुकूमत बनाए। ये क्या खिचड़ी पक रही है आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। खान साहब ने जो आज मैसेज दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज। खान साहब की आज अली मोहम्मद खान साहब के साथ मुलाकात हुई है जेल में और काफ़ी महीनों के बाद ये मुलाकात हुई है। अली मोहम्मद खान साहब ने इसके बाद एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने मुलाकात का एक मुख्तसर सा अहवाल लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह खैरियत से हैं, हशाश पेशाश हैं, फिट हैं, पुरज़्म हैं और हौसले में हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने यानी खान साहब ने अली मोहम्मद खान साहब की जेल से मुतल्लिक भी पूछा और अली मोहम्मद खान साहब ने अपनी कैद का अहवाल भी उनके साथ शेयर किया और खान साहब ने उनकी सताइश की कि आपने बड़ी हिम्मत और जवामर्दी से जेल काटी। इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब ने बताया है कि जब उनसे सारे इलेक्शन के मामलात और आगे चलने के हवाले से बातचीत हुई तो खान साहब ने इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम कोई किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, कोई बदला नहीं लेंगे, बल्कि फ़तेह मक्का की तरह एक आम तर्ज की माफ़ी होगी। हाँ, अलबत्ता एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ज़रूर बनाया जाएगा जैसे नेल्सन मंडेला ने बनाया था और उसमें तमाम गलतियों का अहाता किया जाएगा और उसके बाद उस सच को जानने के बाद कौम तक वो सच पहुंचाने के बाद आगे बढ़ा जाएगा और किसी से कोई ज़ाती इंतकाम या कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो खान साहब ने दिया है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये भी तासुर ले रहे हैं कि जैसे खान साहब सब कुछ माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की, वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने कारोबार की कुर्बानियाँ दी, वो लोग जिन्होंने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी, जिनकी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हुए, जिनके बच्चों ने सफ़र किया, जिनकी फैमिलीज डिस्टर्ब रहीं, तो ये सब की पूछगछ कौन करेगा? अगर सबको आम माफ़ी मिल जाएगी तो फिर ये जिन्होंने जुल्म किए हैं उनके जुल्म का हिसाब कौन लेगा? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है खान साहब के इस स्टेटमेंट के हवाले से, ये पहले भी वो एक आध दफ़ा इस तरह का स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये नहीं है कि कहना कि जो तमाम जराइम हैं उनको भूल जाया जाएगा, बल्कि इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं कि जो कोई भी ज़ाती उनके साथ मामलात हुए हैं, जैसे उनके ऊपर केसेस बने हैं, जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया है, जिस तरह जो उनके साथ मामलात किए गए हैं, वो समझते हैं कि उन मामलात से बढ़कर कौम के मामलात हैं। तो वसी तर मफाद में वो अपने साथ की गई ज़्यादतियाँ तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क से आइन और क़ानून का वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए और जिन्होंने जुल्म किए हैं उनका मुहासबा ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अरशद शरीफ के कातिल उनको सज़ा मिले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़िले शाह का जो मर्डर हुआ है उसको सज़ा मिले जो इसमें मुलविस था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन अफसरान का मुहासबा किया जाए जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस बुरी तरह पामाल किया, रौंदा और जिन्होंने जिस तरीके से जुल्म ढाए लोगों के ऊपर, ये ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ज़ाती जो आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपकी किरदार कुशी की या आपके साथ किया, वो खान साहब का इख्तियार है कि वो माफ़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो कौम ने भुगता है वो बहरहाल खान साहब को माफ़ नहीं करना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल है कि वो खान साहब माफ़ करेंगे भी।
हाँ, ये ज़रूर है कि जो आगे बढ़ने का रास्ता है उसकी तरफ चला जाए। बहैसियत मजमूई जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, वो ज़रूर काम किए जाएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके साथ ज़ुल्म हुआ है, उनके उनके जो कुर्बानियाँ हैं उनको पसे पुश्त डालकर, रौंद कर और आगे बढ़ जाया जाए। ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। तो मैंने तो इसका यही मतलब लिया है कि वो तमाम लोग जो आला ओहदों पर फाइज़ हैं और जो ये समझते हैं कि पता नहीं खान साहब आएँगे तो उनके साथ क्या होगा, या फिर वो तमाम सियासी लीडरान जो खुद खान साहब के साथ तमाम तर कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, सियासी क़यादत जो है वो अगर ये समझती है कि खान साहब उठा के उन्हें जेलों में फेंक देंगे इसकी पादाश में, तो ये बहरहाल मेरा नहीं ख्याल है कि बदले के तौर पर खान साहब करेंगे। और ना ही मेरा ख्याल है कि खान साहब किसी के जो करप्शन के केसेस हैं, जिस तरीके से वो माफ़ हुए हैं, उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करेंगे या फिर जेन्युइन जिन्होंने जो कुछ किया है सिर्फ उन्हीं का मुहासबा होगा। ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन ये सब बातें उस वक्त होंगी जब खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, फिर ही उनको जज किया जा सकेगा कि वो अब आगे क्या कर रहे हैं। फिलहाल जो उन्होंने मैसेज दिया है वो उन्होंने अमन का दिया है और आगे बढ़ने का दिया है, पॉजिटिविटी का दिया है। अब जनाब कल हम देख रहे हैं कि बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, यानी अब जब आप देख रहे होंगे तो आज का दिन ही कह सकते हैं। सैटरडे के दिन एहतजाज का ऐलान कर रखा है फिर से पीटीआई की तरफ से, और ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि जो अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर पहरा देना चाहिए। अवाम का एक दफ़ा हौसला टूट गया तो वो फिर दोबारा कभी जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो ये समझेंगे कि वोट देने का फ़ायदा ही क्या है। हम इतनी मुश्किलात का पहाड़ उबूर करके वोट देकर आएँ और फिर वोट हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मुतल्लिका उम्मीदवार को ना पहुँचे तो फ़ायदा क्या है इस सारी एक्सरसाइज का। तो जमहूरियत पर अगर अवाम का एतबार बाकी रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये मैंडेट जो चोरी हुआ है ये अवाम को वापस मिले, और इसके लिए थोड़ी और जद्दोजहद अभी करनी पड़ेगी क्योंकि बज़ाहिर अदालतों में या इलेक्शन कमीशन से इस तरह के मामलात बड़ी तवालत इख्तियार कर जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ से इंसाफ मिल सके। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि बाहर सड़कों पर भी दबाव बढ़ाया जाए। इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल आज हमने जीडीए की देखी है, जिन्होंने एक बड़ा क्राउड इकट्ठा किया और उसका असर ये हुआ कि तमाम टीवी चैनल्स ने उस क्राउड को बिल्कुल कवर किया और उसके ऊपर बात हुई, बाकायदा सब ने उसको नोटिस किया। तो ये चीज़ें अननोटिस नहीं जाती। लेकिन इस चीज़ के ऊपर ये भी देखना पड़ेगा कि पीटीआई इस पुरअमन एहतजाज इसको रखने में किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि इस बात का खदशा खुद पीटीआई को भी है कि उनके एहतजाज में कोई शरपसंदी की जा सकती है। इसी के पेश नज़र हम्माद अज़हर साहब ने ख़ास तौर पर यह हिदायत जारी की अपने तमाम कारकुनान को कि जहाँ उन्होंने बड़ी तादाद में एहतजाज में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हिस्सा लेना है और वो पॉइंट सोशल मीडिया पर गर्दिश करें हर शहर के लिए कि किधर किधर पहुँचना है। वहीं उन्होंने ये बात भी जारी की है हिदायत कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा शख्स जो आपको लगे कि वो शरपसंदी कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई गलत नारेबाजी कर रहा है या जलाओ घेराव कर रहा है, तो ऐसे शख्स को आपने खुद बल के पकड़ के पुलिस के हवाले करना है ताकि कल को ये ना कोई कह सके कि ये हमारा कारकुन था और उसने आके ये काम किया। तो वो इस चीज़ के लिए बड़े मोहतात हैं कि 9 मई तर्ज के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे पीटीआई को फिर से एक दफ़ा पीछे हटना पड़े और डिफेंसिव होना पड़े। तो इस बात के लिए उन्होंने कारकुनान को पहले ये हिदायत जारी कर दी है। दूसरा जो इसमें आप बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी फजल रहमान साहब से क्यों बात कर ली, उनके साथ क्या कोई इत्तेहाद हो गया। मेरा ज़ाती इसके ऊपर तज्ज़िया ये है कि फजल रहमान साहब से कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा है और ना उनके साथ कोई हुकूमत की शराकत दारी होगी और ना कोई आगे चलकर बहुत ज़्यादा वो मामलात उस तरह के होंगे कि बड़ा उनके साथ कोई ज़बरदस्त रहेगा पीटीआई का रिलेशनशिप। असल में मौलाना साहब का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपना जमात का जो एक साइज़ है वो बहुत छोटा होने के ऊपर एतराज़ हो रहा है, यानी कि उनका कहना ये कि उनको मुतल्लिका सीटें नहीं मिली हैं और उनके साथ जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी अहम ओहदों से मुतालिक वो पूरी नहीं हो रही। तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इसलिए पुराने किस्से कहानियाँ खोल कर, राज खोल कर वार्न भी कर रहे हैं, थ्रेटन भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई को एक कवर भी चाहिए कि बाकी सियासी जमातें भी अगर एहतजाज में शामिल होंगी तो एक तो ये कि अगर सिंपल अकेली पीटीआई एहतजाज करती है तो उसे करने नहीं दिया जाता, और फिर अगर करने ही दिया जाए या ये खुद जमा हो जाए तो फिर मारपीट होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और फिर उनके ऊपर अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगते हैं। तो पीटीआई को भी एक तरह का कवर चाहिए कि और सियासी जमातें भी इसमें शामिल हो जाएं ताकि होल एंड सोल आइसोलेट करके पीटीआई के ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना लगाया जा सके और उनको कम से कम कुछ स्पेस मिल सके रोड के ऊपर आने का। तो इस सिलसिले में आज जमात इस्लामी के साथ भी दोबारा बातचीत का आगाज़ कर दिया पीटीआई ने
پھر سے ان کا وفد جو ہے وہ آج اہم ملاقات کے لیے پہنچا ہے لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ. ادھر JUIF سے بھی صرف اور صرف ایک پوائنٹ یعنی دھاندلی کے اوپر, احتجاج کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور یہ PTI اسی لیے ڈیلیبریٹلی کر رہی ہے تاکہ اسے تھوڑی سپیس مل سکے روڈز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی یا پھر آج جو آفتاب شیرپاؤ صاحب کی پارٹی ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے. GDA تو آلریڈی تقریباً الائنس میں ہی ہے PTI کے ساتھ. تو یہ ساری جو چھوٹی پارٹیاں ہیں یہ ساتھ اگر شامل ہوتی ہیں تو ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جمع کرتی ہیں اپنا کراؤڈ, تو اس سے ایک کراؤڈ بھی بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک کور بھی ملتا ہے. PTI کو بات سننے پر لوگ مجبور ہوتے ہیں. تو یہ PTI نے اس دفعہ اسٹریٹجی بنائی ہے. دیکھنا ہوگا اگر یہ ایک بڑا کراؤڈ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ہوگا, اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آئے گا کہ وہ فیصلے تیزی سے ہوں. ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں جنہوں نے جیت حاصل کر لی تھی. تو اس طرح اگر لوگ باہر نکلتے اپنے حق کے لیے کہ بھئی ہم نے اب ووٹ کر دیا ہے تو وہ ہمارا ووٹ رسپیکٹ کیا جائے, تو اس کے اوپر پھر ایک دباؤ تو بڑھا بنتا ہے جب لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں. دیکھنا یہ کہ یہ کس قدر کامیاب قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے. اگر یہ ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کا امپیکٹ آئے گا. اب میں آپ کو بتا دوں جناب کہ کیا جو اہم رہنما جن کی میں بات کری تھی, تو طیبہ راجہ صاحبہ جو اہم کارکن ہیں PTI کی, 10 مہینے سے آلموسٹ قید میں تھیں, اور ان کے لیے زیادہ لوگ اس لیے سمپتھی دکھا رہے تھے کیونکہ یہ واحد کفیل تھی, اپنے گھر کی جاب کر رہی تھیں اور خرچہ چلا رہی تھیں, اور بہت امیر کبیر کوئی فیملی سے بیچاری نہیں تھیں, تو ان کی فیملی بھی سفر کر رہی تھی. الٹیمیٹلی 10 مہینے بعد ان کی رہائی ممکن ہو پائی ہے, ان کی ضمانت ہو گئی اور آج ان کو چھوڑ بھی دیا گیا, تو یہ رہا ہو گئی ہیں. جو انٹرسٹنگ چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ جب وہ باہر نکلی تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک بینڈ تھا جو کہ PTI کے جھنڈے کے کلر والا بینڈ تھا, اور اس کے اوپر خان لکھا ہوا تھا. تو مطلب یہ کہ 10 مہینے جس طرح مرضی ان کے گزرے, لیکن جو ان کا وہ محبت کا پیمانہ تھا وہ کہیں پہ بھی کم نہیں ہوا, اور وہ آج بھی اپنے لیڈر سے محبت کرتی ہیں, وہ آج بھی اپنے نظریے پہ کھڑی نظر آتی ہیں. طیبہ راجہ صاحبہ کی جو واپسی ہے اس کو PTI نے بڑا خوش آئند قرار دیا ہے, بڑا ویلکم کیا انہیں, اور سب اس بات کے لیے دعا گوائیں کہ باقی بھی جو اسیر خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ جو جیلوں کے دروازے ہیں وہ کھول سکیں. تھوڑا دل دکھا ضرور جب وہ اپنے والد سے ملیں, کیونکہ ان کے والد کا کچھ دن پہلے BBC پر میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں وہ کافی غمزدہ نظر آ رہے تھے. تو ظاہر ہے پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ, شاید اس سے زیادہ تکلیف دہ اور بات ہو ہی نہیں سکتی. جوان بچی ان کی اگر جیل میں پڑی ہے تو یقینی طور پر تکلیف دہ بات ہے والدین کے لیے. تو یہ جناب اب آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ آگے صنم جاوید خان صاحبہ ہوں یا اور جو دیگر PTI کے اسیر کارکنان ہیں ان کے لیے آہستہ آہستہ جیلوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. کل حلیم عادل شیخ رہا ہوئے ہیں, آج طیبہ راجہ رہا ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں. تو آہستہ آہستہ چیزیں آٹومیٹکلی سسٹم جو ہے وہ, جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا, سپیس بناتا ہوا نظر آ رہا ہے PTI کے لیے. اب جناب میں ذرا تھوڑی بات ضرور کروں گی اس حوالے سے بھی کہ عمران خان صاحب کی بھی اپیلیں دائر ہو گئی ہیں, یہ بھی میں ایڈ اپ کر دوں. جو ان کو 3 سزائیں ہوئی تھی اس کے خلاف وی کے اس میں اب کیا ریلیف ملتا ہے, لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جتنے بھونڈے طریقے سے یہ سزائیں سنائی گئی تھیں زیادہ دیر یہ کیسز نہیں چلیں گے, اور جلد ہی اگر یہ فکس ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی یہ سزائیں معطل ہو جائیں گی. جو آج پیر پگارا صاحب نے تقریر کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. پروٹیسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بالکل جہاں انہوں نے فوج سے اظہار محبت کیا, فوج کی موجودگی پر یہ ضرورت پر زور دیا کہ بالکل ہمارا فوج جو ہے وہ, ہماری جو فوج ہے وہ وفاق کا ایک بہت یونائٹنگ فیکٹر ہے. تو وہیں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہاں بالکل ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ ہم نے آگے ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور نوجوانوں کا جو ایک سیلاب آیا ہے اس الیکشن میں انہوں نے سب کچھ بہا کے رکھ دیا ہے. تو ہمیں ان کی اس ووٹ کی قدر کرنی ہوگی, ان کو اپنے سسٹم میں ویلکم کہنا ہوگا, کیونکہ آج وہ ووٹ کے ذریعے انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں, تبدیلی لائے ہیں, اپنی چوائس انہوں نے بتائی ہے, تو ہمیں اسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی اور طرف نہ سوچیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی کہ خان صاحب کی حمایت میں بھی انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان مجھے چور نہیں لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر توشہ خانہ کے اوپر آپ نے ان کا کیس بنایا تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بے ضابطگی کچھ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہم چوری نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عمران خان کوئی بندہ واحد نہیں تھا جس نے کوئی توشہ خانہ سے کوئی گفٹ حاصل کر لیا. اس سے پہلے تو لوگوں نے گاڑیاں تک لی ہیں, تو اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب چور ہیں. تو یہ بڑا انہوں نے بھاری بیان دیا ہے عمران خان صاحب کی حمایت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں, اگر عوام کے مینڈیٹ کو واپس تسلیم نہیں کیا جاتا, صحیح طور پر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے, تو اس صورت میں
ख़तरा है कि ये कोई भी हुकूमत नहीं बना सकेगा, तो फिर क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाएगा? मार्शल लॉ की बहुत से और लोग भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। ये बात इसलिए बुनियादी तौर पे की जा रही है कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि वफाक में बहुत ही डिवाइडेड किस्म का मैंडेट है और पीपल्स पार्टी भी कोई इतनी ईगर नहीं है, चॉइस नहीं है उसकी कि वो हुकूमत में बैठे, और पीटीआई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि वो बग़ैर अपनी सीटें मिले किसी से इत्तेहाद करके बैठे, क्योंकि वो अगर किसी बड़ी पार्टी से यानी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से इत्तेहाद करती है तभी वो हुकूमत बना सकती है, तो वो ज़ाहिर है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना उसकी चॉइस हो सकती है। और तीसरी तरफ पीएमएलएन भी अब जो पहले विक्ट्री स्पीच करके गए थे वो भी अब पीछे हट गए हैं, और आज जो पीएमएलएन का भी इजलास हुआ है उसके अंदर अक्सरियती अरकान ने ये राय दी है कि वफाक में हुकूमत ना बनाई जाए और अपोजिशन में बैठा जाए। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सिर्फ हुकूमत लेना बेवकूफ़ी नज़र आ रही है। ख़ुद बहुत सारे लोग ये तस्दीक करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ज़्यादा वफाक में गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उनका कहना है कि ज़्यादा फोकस जो है वो पंजाब पे रखा जाए, वहाँ पे डिलीवर भी किया जाए, और वफाक में अगर हुकूमत बनती है तो ठीक है, नहीं भी बनती तो खैर है। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर नून ने भी हुकूमत नहीं बनानी, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत नहीं बनानी, पीटीआई भी हुकूमत नहीं बना रही, तो फिर आखिर वफाक चलेगा कैसे, कैसे हुकूमत बनेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग इस पर क्यास राइयाँ कर रहे हैं कि अगर ये खींचा तानी और सियासी जमातें आपस में ना मिल बैठी तो कहीं मार्शल लॉ ही ना लग जाए। मुझे इसका इम्कान तकरीबन 0% लगता है, क्योंकि मार्शल लॉ के बिल्कुल भी हालात नहीं है। IMF से आगे आपको डील करनी है और IMF बिल्कुल भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अलावा आपके साथ डील नहीं करने के लिए तैयार। दूसरी बात ये कि मुल्क का ख़जाना खाली है, और आमतौर पर हम देखते हैं कभी भी मुल्क में मार्शल लॉ लगा है तो ऐसे हालात में नहीं लगता कि जब पहले ही मुल्क का ख़जाना खाली हो और मुल्क में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है और क्राइसिस है, तो इसका हल कतई तौर पर भी कोई मार्शल लॉ नहीं हो सकता। इसका हल सिर्फ एक स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो स्टेबल गवर्नमेंट फिर आखिर बने कैसे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों बड़ी जमातें जिस भी अपनी अपनी मसाइल की वजह से इस तरह की पोजीशन में है कि कोई भी इस वक्त हुकूमत नहीं बना सकता। तो इसका आसान हल तो यही है कि पीटीआई का जो मैंडेट है, जो सीटें उसकी चुराई गई हैं, उसको वापस की जाएं, और इसके लिए अभी ऑप्शन भी मौजूद है, यानी अपीलें हैं उनकी। आप अपीलों में जो उनका हक सच पे फैसला बनता है वो करें मेरिट पर, उनकी सीटें उन्हें मिल जाएंगी तो वो अकेले भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। तो पीटीआई अगर हुकूमत बनाती है वफाक में तो उसके बाद जो है चीज़ें आगे चल सकती हैं। इस पर बहुत सारे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई को सिर्फ वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, पंजाब के बगैर हुकूमत का फ़ायदा नहीं है। जबकि मेरा ये ख्याल है कि अगर एक दफ़ा वफाक में हुकूमत बन जाती है पीटीआई की तो ज़ाहिर है वो सिस्टम के अंदर वापस आ जाती है। आप उसके बाद बिल्कुल ये कर सकते हैं कि अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको यानी आइन और कानून में जिस किस्म की चीज़ें हुई हैं, तरमीम अजीबो गरीब किस्म की, वो ठीक कर सकते हैं। आप बेहतर तकर्रियाँ कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप वफाक में अगर आप चीज़ें बेहतर कर लेते हैं तो उसका असर पंजाब में भी जाता है, और वहाँ पे भी फिर आप ये जो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी रिगिंग हुई है उसके थ्रू आप अपनी सीटें वापस भी ले सकते हैं। तो वो बहुत, जब आप हुकूमत में आते हैं तो ज़ाहिर आपके पास एक ताकत होती है, आप चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर वफाक की हुकूमत मिलती है पीटीआई को तो उसको ज़रूर बनानी चाहिए। इसी से उनको आगे जो है सिस्टम ठीक करने का मौका मिलेगा, मुल्क में भी बेहतरी आएगी। अगर हम देख सकते हैं कि खान साहब के केसेस का मामला हो या फिर जो एक अजीबो गरीब डंडा किस्म का डंडे वाला कल्चर चल रहा है वो ख़त्म होगा, फिर जाहिर है बेहतर तकर्रियाँ होंगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये रिगिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज से सॉल्व हो सकती हैं। फिर अगर मौका मिले तो आप बिल्कुल पंजाब में हुकूमत भी बना सकते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि जी पंजाब में नहीं मिल रही अब हमने वफाक भी नहीं लेना, तो इस किस्म की मेरा ख्याल है चीज़ों में अटकना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी फौरी अगर कोई ये कहे कि जी नए इलेक्शन फौरी हो जाएंगे तो वो अभी नहीं होने वाले, तो इसका मतलब ये कि फिर आप अपोजिशन में बैठे हैं, और फिर अपोजिशन में बैठ के आप शोर शार तो मचा सकते हैं लेकिन फिर चीज़ें बेहतर करवाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर जल्दी चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको वफाक में भी गवर्नमेंट मिलती है तो उसको हाथ से ना जाने दिया जाए। लेकिन ये होगा कैसे, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है, क्योंकि फ़िलहाल इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता कि उनको सीटें वापस मिलें, क्योंकि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ तो वो बिल्कुल इत्तेहाद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन
یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سے ان کی کوئی ایسی بات ہو جس طرح کہ پیپلز پارٹی نون کا کہہ رہی ہے کہ جی ہم آپ کے وزیر اعظم کو سپورٹ تو کر دیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، تو کیا ان کی یہ آفر پی ٹی آئی کے لیے بھی ہوگی؟ آنے والے دنوں میں کافی ٹویسٹ آ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے یہ آنے والے دنوں میں جو ٹویسٹ آئیں گے اسی سے ہی پھر صورتحال کلیئر ہوگی کہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں. خود مولانا اور زرداری صاحب کی آپس میں جب کلش بھی شروع ہو گئی، آج مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کے نہیں مفادات کے بادشاہ ہیں. تو بیسکلی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اگر مزید خرابیاں ہوئیں، زیادہ تر جو پارٹیز ہیں وہ اپنا رجحان اب پی ٹی آئی کی طرف کرتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ سب کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اس کی بلے بلے ہو گئی ہے، جو پی ٹی آئی کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ تھلے تھلے ہو گیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.